एसडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं उस दिन ऑफिस में बैठा ये सोच रहा था कि अपने दोस्त मनोज से नज़रें चुराकर अपने घर कैसे जाऊं, क्योंकि वो मुझे देख लेता तो अपने घर जाने के लिए कहता और मैं उसके घर जाने से कतराता था, क्योंकि मेरे दोस्त की पत्नी मुझसे पल्ला करती थी। मगर फिर भी मेरा दोस्त अपने घर मुझे खाने पर लेकर जाता था। एक दिन मेरा दोस्त मेरे साथ सुनार की दुकान में अपनी पत्नी के लिए खूबसूरत सी पाजेब लेकर गया था। जब मैं अपने घर वापस आया तो अपनी पत्नी के पाँव में वही पाजेब देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ शक हुआ तो अगले दिन अपने दोस्त के घर बिना बताए ही चला गया। जो ही अंदर पाँव रखा तो जान निकल गई, क्योंकि वहां तो आज फिर। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मनोज मेरे सर पर खड़ा मुझसे बातें कर रहा था कि मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हारी भाभी ने वेज बिरयानी बनाई है। मैंने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि मुझे रोज रोज मनोज के घर जाना अच्छा नहीं लगता था। उसकी पत्नी मुझसे पल्ला करती थी और मैंने महसूस किया था कि मेरी मौजूदगी में वे अनकंफर्टेबल महसूस करती है, मगर न जाने मनोज की नज़रों से क्यों ओझल था। वह जबरदस्ती हफ्ते में 2-3 बार मुझे अपने साथ घर जरूर लेकर जाया करता था। मैं और मनोज एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोस्ती भी बहुत गहरी हो गई थी। मेरी शादी हुई तो वह बस एक ही बार मेरे घर आया था। उसके बाद से उसने कभी मेरे घर में कदम नहीं रखा था। मैं बोला, यार मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मनोज कहने लगा, क्यों, वजह बताओ। जरूर तुम भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते होगे। मैंने सोचा कि इस तरह तो ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कोई और बहाना बना लेता हूँ। मैंने ना में सिर हिला दिया और बोला, नहीं यार, ये बात नहीं है। असल में मेरे पापा की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। घर वापस तो शायद मैं लेट ही पहुंचूंगा। मनोज ने सिर हिलाया और बोला, ये तुम्हारी मजबूरी सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम चले जाओ। असल में मेरे पापा अलग घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी पत्नी ऑफिस के तरफ से मिलने वाले घर में रहा करते थे। खैर, मैंने मनोज से जान छुड़वाकर अपने घर आ गया था, मगर देख कर तो ये हैरान ही रह गया था कि मेरी पत्नी घर में मौजूद ही नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी अनन्या की शादी को 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में जब भी मैं ऑफिस से घर लौटा था तो अपनी पत्नी को घर में ही पाया था। उसका यूं घर से गायब होना गैर मामूली सी बात तो नहीं थी, इसलिए मैं चौकीदार के पास चला गया और बोला, पंडित जी, मेरी पत्नी कहाँ गई है? कुछ तो बताकर गई होगी। चौकीदार ने कंधे उचका दिए और बोला कि साहब जी, वह मामूली के हिसाब से ही घर से निकली है, जल्दी आ जाएंगी। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर ही दंग रह गया था। ये वह क्या कह रहा था? मामूली के हिसाब से घर से निकली थी तो क्या वह अक्सर घर से बाहर जाया करती थी? तो फिर मुझे इस बात का पता क्यों नहीं था? मैं बोला, क्या मतलब पंडित जी? वह कहने लगा, साहब जी, हम तो नौकरी करते हैं, हमें क्या पता कि घर में मालकिन कहाँ जाती हैं और कहाँ से आती हैं। जब वो आ जाएंगी तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। मैंने सर हिला दिया और वापस अपने कमरे में चला गया था, मगर मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। मेरी पत्नी कहाँ जा सकती थी भला? वे 2 घंटे यूं ही बीत गए थे। फिर मनोज का फोन आ गया था। वह कहने लगा, अंकल का चेकअप हो गया क्या? क्या कहते हैं डॉक्टर? मैं बोला, नहीं यार, आज पापा ने जाने से मना कर दिया था, उनको कोई काम था, इसलिए मैं घर गया। मनोज की आवाज में परेशानी दिख रही थी। वो कहने लगा, संजय, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि अंकल का चेकअप करवाना है, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? मनोज की आवाज में दबदबा सा गुस्सा था। मैं भी बहुत परेशान था, इसलिए गुस्से से बोला, पापा ने जाने से मना कर दिया तो क्या मैं जबरदस्ती उन्हें अपने कंधे पर उठाकर ले जाता? तुम भी यार हद करते हो। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। अभी आधा घंटा ही बीता था कि मेरी पत्नी मेरे कमरे में दाखिल हो गई थी। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। कहने लगी, संजय, सॉरी, मैं घर में नहीं थी, आपको भूख तो नहीं लगी? मैंने ना में सिर हिला दिया और बड़े गौर से अनन्या का चेहरा देखने लगा था। वह कुछ शर्मिंदगी सी दिखाई दे रही थी। मैं बोला, अनन्या, तुम कहाँ गई थी? वह नजरें चुराकर बोली, मैं पड़ोसन की तरफ गई थी, मेरी बहुत दोस्ती हो गई थी उसके साथ। मैंने सर हिला दिया। उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मेरी पत्नी मुझसे नजरें चुराकर बातें करे। खैर, उसने खाने का इंतजाम किया तो हम खाना खाने बैठ गए थे। तब अनन्या कहने लगी, संजय, आप तो आज पापा को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे ना, क्या हुआ फिर? मैं अनन्या की बात सुनकर बिल्कुल सुन रह गया था, क्योंकि मेरा पापा को अस्पताल ले जाने का कोई इरादा ही नहीं था और ना ही उनकी चेकअप की डेट थी। ये बात तो मैंने ऑफिस में बैठे बैठे ही कर ली थी, ताकि मुझे मनोज के साथ उसके घर न जाना पड़े और उसकी पत्नी को किसी तरह की परेशानी ना हो। मैं अनन्या की तरफ देखा और बोला, मैंने तुमसे कब कहा था कि पापा को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ? थोड़ी घबरा सी गई थी।
फिर कहने लगे, मैंने आपके ऑफिस में कॉल की थी तो मुझे पता चला कि आप तो पापा को लेकर अस्पताल गए हैं, इसलिए मैंने अपनी पड़ोसन के पास चली गई थी। मैंने सर हिला दिया। आज अनन्या बहुत अजीब सी लग रही थी। उसके बात करने का अलग अंदाज था। मैं उन सब बातों से बहुत परेशान हो गया था। रात फिर मुझे नींद नहीं आई। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरी पत्नी कहाँ जाती थी? फिर मैं उस नतीजे पर पहुंचा था कि मेरी पत्नी पड़ोसन के घर ही तो जाती होगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। अभी मेरी और अनन्या की शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे, मगर हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। अनन्या मेरे पड़ोस की अंकल की बेटी थी। हम दोनों के माँ बाप ने हमारी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। हम दोनों में शुरू से ही बड़ी दोस्ती था और मोहब्बत थी। अनन्या तो मेरे बगैर सांस भी नहीं लेती थी। शादी के पहले जब बहकने का खतरा होता है, तब अनन्या मेरे साथ वफा की थी। अब तो हमारी शादी हो गई थी, तो इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था और उस पर बिल्कुल अंधा विश्वास था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो मनोज ने मुझे अड़े हाथों लिया था। मैं कहने लगा, कल तुम मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चले गए थे, जबकि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए वेज बिरयानी बनवाई थी। तुम जानते हो क्या, मेरी पत्नी ने मुझे कितनी बातें सुनाई थी। आपका दोस्त आया ही नहीं, आप बिना वजह मुझसे इतनी मेहनत करवाते रहते हैं। मैं बोला, यार मनोज, भाभी मुझसे पल्ला करती हैं, इसी ख्याल को दिमाग में रखकर नहीं आया था। वे पल्लू करती हैं। जब मैं तेरे घर जाता हूँ तो मेरे रहते हुए उन्हें चेहरा छुपा कर रखना पड़ता है। मुझे उन्हें परेशानी में डालना अच्छा नहीं लगता। मनोज कहने लगा, यार मेरी पत्नी सिर्फ तुम्हारे रहते हुए ही पल्ला नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वो पल्ला करती है। तो क्या मैं अपने भाई को भी घर बुलाना छोड़ दूं? मैंने ना में सिर हिलाया और बोला, तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी और भाभी की लड़ाई हो। मनोज मेरी बात सुनकर हंसने लगा। वह बोला, अरे यार, मेरी पत्नी ऐसी नहीं, उसका नेचर बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है कि अनन्या भाभी तुम्हें अपने घर मेहमान बुलाने की परमिशन नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरे रहते हो। जबकि मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि मनोज, मेहमान तो भगवान के रूप होते हैं, मेहमानों को खाना खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है। मैं मनोज की बातें सुनकर एकदम से हक्का बक्का सा हो गया था। मैं बोला, यार तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अगली बार तुम भी मुझे दावत पर बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा। मनोज मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने तो सोचा कि मनोज की पत्नी अब उसे मेरी दावत करने से रोक देगी, मगर मैं कहाँ जानता था कि वह 2 दिन बाद ही फिर से मुझे अपने साथ घर चलने को कहेगा। इस बार मनोज कहने लगा कि तुम्हारी भाभी ने पनीर और पूरी बनाई है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तो सोचकर हैरान हुआ था कि मनोज की पत्नी को कैसे मालूम होता है कि मेरी पसंद की डिश कौन सी है। खैर, मनोज ने मुझे दावत पर बुलाया। मुझे साथ चलना ही पड़ा था, क्योंकि मैं इस बार मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। ये नहीं था कि मेरे ऑफिस में मनोज की दोस्ती बस मुझसे ही थी। मेरे अलावा भी उसके 3-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर उन्हें कभी अपने घर लेकर नहीं गया था। जबकि मेरे मना करने पर भी वो मेरे मुंह को ही आ जाया करता था। मैं मनोज के साथ उसके घर चला गया था। उसकी पत्नी बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। उसने काले रंग की साड़ी पहना हुआ था, चेहरा भी पूरी तरह से ढका हुआ था। मैं भाभी की मौजूदगी में अपनी आंखें नीची रखता था, मगर फिर भी जब वो कोई चीज वगैरह रख रही होती तो बर्तनों के बजने की आवाज से साफ पता चल रहा था कि बर्तन रखने वाले हाथ कपकपा रहे थे। खैर, खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाने के लिए बैठ गए थे। तभी मुझे अनन्या का ख्याल आया था। मैं बोला, यार तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होंगी, मैं उसे कॉल करके बता दूं कि मुझे वापसी पर थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर मनोज के मुंह में निवाला फंस गया था। मैंने जल्दी से उसको पानी का गिलास पकड़ाया था, मगर फिर भी उसकी खांसी खत्म नहीं हो रही थी। फिर मैं बोला, संजय, अगर तुम छोटी छोटी सी बात भाभी को फोन पर बताया करोगे तो उनके दिल से तुम्हारा रौब खत्म हो जाएगा। उनको जरा अपना इंतजार करने दो, इंतजार की तड़प से ही मोहब्बत बढ़ती है। मैं हंस दिया और बोला, बस बस अपने एडवाइस अपने पास ही रखो, हम दोनों में बचपन से ही मोहब्बत है। मनोज की मुस्कुराहट एक पल के लिए रुक सी गई थी, मानो उसके चेहरे पर थोड़ी सी तंगी सी आ गई थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और अनन्या का नंबर डायल कर दिया था। बेल बजने लगी तो मैं किसी एहसास के तहत फोन कान से हटाया था। ऐसा लग रहा था जैसे फोन की घंटी की आवाज मनोज के किचन से आ रही हो। मोबाइल किचन में बजा हो, मगर अब आवाज थम सी गई थी। मैंने फिर से फोन कान में लगाया और बोला, अनन्या कहाँ हो? उसकी गुस्से भरी आवाज मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, मुझे कहाँ जाना होगा, मैं तो घर पर ही हूँ। आप मुझे बताइए कि आप कहाँ हैं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं बोला, यार आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, असल में मनोज की तरफ से होकर ही आ रहा हूँ। मैंने उधर ही खाना खा लिया था, तुम भी खाना खा लो। अनन्या ने हामी भर ली थी तो मैंने फ़ोन रख दिया था। खाने से फ्री होकर मैं अपने घर आ गया था।
मैं घर में दाखिल होने लगा तो किसी एहसास के तहत एक पल के लिए रुक सा गया था। मैंने चौकीदार से बोला, पंडित जी, मैम साहब आज कहीं गई थी क्या? उसने हाँ में सिर हिला दिया और बोला कि गई हुई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई हैं। मैं हैरान रह गया था। मैंने 1 घंटा पहले ही तो अनन्या को फ़ोन किया था। वह मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। न जाने वो मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाने लगी थी। मैं अपने कमरे में आया तो अनन्या मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। मैं उसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया था और बोला, क्या बात है अनन्या, तुम मुझसे गुस्सा लग रही हो? वो रूठे हुए शब्द में बोली, तो क्या मुझे रूठने का हक भी नहीं? आप रोज रोज अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप मुझे धोखे दे रहे हैं। आप दोस्त के घर ही जाते हैं ना, या कहीं और जाते हैं? मैंने उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, अनन्या, ऐसा होता कि इंसान को हर आदमी अपने जैसा ही लगता है। धोखे वह खुद देता है और इल्जाम किसी और पर लगा देता है। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया था। वह घबरा कर बोली, क्या मतलब आपका? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने हंस दिया और बोला, यार मजाक कर रहा था। तुम तो सच में डर गई थी। मेरी बात सुनकर उसके हलक में बात सी फंस गई थी। वह बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं नहीं, क्यों डरना था मुझे? पर तुम हैरान क्यों हो रही हो? एक तो बिना बताए घर से चली जाती हो और फिर मेरे सवाल पूछने पर जवाब देने के बजाय घुमा फिरा कर बातें करती हो। मैंने अनन्या का हाथ पकड़ लिया और बोला, अनन्या, जब कोई घर से बिना बताए कहीं चला जाएगा तो क्या होता है? अनन्या कहने लगी, ये गलत हरकत होती है। पति पत्नी एक दूसरे के कपड़े होते हैं और एक दूसरे के राजदार होते हैं। उन्हें चाहिए कि आपस में हर बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करें। घर से बिना बताए जाना तो बुरी बात है ना? मैं बोला, जब पति घर से बिना बताए जाता है तब बुरी बात होती है। मैंने कहा, ये कानून तो दोनों पर लागू होता है। मेरी पत्नी झुंझला सी गई थी। वह अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई थी। वह कहने लगी, न जाने मनोज के घर से क्या खाकर आते हैं कि आपकी बातें ही खत्म नहीं होती। वह बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी पत्नी क्यों मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाती है। ये बात मुझे सीधे तरीके से बता भी तो सकती थी ना कि मनोज, जब आपका फ़ोन आया था तब मैं घर पर नहीं थी, मैं अपनी सहेली की तरफ गई थी। या फिर वह जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो कर सकती है ना। फिर वह मेरे सामने ऐसा रिएक्ट क्यों करती है कि वह घर से बाहर ही नहीं जाती। आज मैं अनन्या के साथ उसकी तरह ही घुमा फिरा कर बातें की थी और ये मैं इसलिए कर रहा था कि शायद वह घबराकर मुझे सारी हकीकत बता दे, मगर वह तो उल्टा मुझे ही इल्जाम ठहराकर चली गई थी। इसका मतलब ये था कि अनन्या जहाँ जाती है उसके बारे में मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि ये उसका फर्ज बनता था कि मुझे उसकी हर बात का पता हो कि मेरी पत्नी कहाँ जाती है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है। मेरे लिए हर चीज़ से बढ़कर मेरी पत्नी की रक्षा करनी थी। मैंने सोचा कि खुद ही पता लगा लूँगा, इसलिए मैं चौकीदार से मदद लेने का इरादा कर लिया था। मैंने सुबह ऑफिस जाने से पहले चौकीदार को इशारा करके घर से बाहर बुला लिया था। मैं बोला, पंडित जी, मेम साहब किस टाइम घर से बाहर निकलती हैं? वह सोच में पड़ गया और बोला, जब आपके ऑफिस की छुट्टी का टाइम होता है तभी वो घर से निकलती हैं, और भगवान की करनी ये होती है कि उसी दिन आप भी घर देर से वापस आते हैं, मगर आपके आने से पहले मेम साहब वापस पहुंच जाती हैं। मैंने चौकीदार का धन्यवाद किया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। चौकीदार ने मुझे जो जानकारी दी थी उससे तो यही पता चलता था, किसी न किसी तरह अनन्या को पहले से ही इस बात का पता हो जाता है कि मैं मनोज के घर जा रहा हूँ। अब सोचने की बात यह थी, जब मैंने अपनी पत्नी को ऐसी कोई बात नहीं बताई तो फिर उसे मेरी रूटीन का कौन खबर देता है। मुझे अनन्या पर अंधा भरोसा था, इसलिए मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था वह मुझे किसी तरह का धोखा दे रही है। मगर फिर भी ये सब बातें परेशान करने वाली थी और मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। मैं उन दिनों बहुत परेशान रहने लगा था। मनोज ने भी मेरी परेशानी भांप ली थी। वह बोला, क्या बात है संजय, आजकल तुम कुछ टेंशन में लगते हो। अब भला मैं उसे क्या बताता कि मेरी पत्नी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है और मैं उसकी फिक्र में घुलता रहता हूँ। मैंने बात बना दी और बोला, बस पापा की वजह से उदास हूँ, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता। बात हकीकत थी। मनोज कहने लगा कि अंकल परहेज तो नहीं करते ना। मैं बोला, मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन करके पूछा था, उसने बताया कि वह हर टाइम साई की तरह पापा के साथ रहता है। उन्हें सेवा की ज़रूरत है, उन्हें हर चीज़ परहेज करवाने की कोशिश करता है। पापा की दवाई भी बदल दी गई है मगर वह ठीक नहीं हो पा रहे। मनोज बोला, ये तो बहुत परेशानी की बात है, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, तुम मेरे साथ चलो, हम जरा मार्केट तक चलते हैं। मेरी पत्नी की सालगिरह है, मैं उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ और फिर तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। मैंने ना में सिर हिला दिया और बोला, नहीं यार, मैं नहीं जा सकता। मगर मनोज जैसा जिद्दी आदमी, वह क्या भला मेरी बात मानने वाला था।
वह तो जिद करने लगा और मुझे अपनी दोस्ती की कसम देने लगा। मैं झुंझला गया और बोला, ये क्या, तुम छोटे बच्चों की तरह जिद करते रहते हो? कभी कभार दूसरों की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए। मनोज बोला, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने तो जाना ही तुम्हारे साथ है। क्योंकि मुझे गिफ्ट लेने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भारी दिल के साथ उसके साथ चल पड़ा था। मगर सच बताऊं तो आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तो जोंक की तरह मुझसे चिपक ही गया था। मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब मनोज के साथ दोस्ती की थी। वह बहुत ही अजीब तरह का इंसान था। उसे दूसरे की परेशानी से कोई मतलब नहीं होता था। वह तो बस चाहता था कि उसकी सुनी जाए। मैं तो अपने घर के हालात की वजह से बहुत परेशान था। ऊपर से मनोज ने मेरे नाक में दम कर रखा था। ऑफिस में और उसके बहुत से दोस्त थे, बस मैं ही नहीं था। फिर न जाने वो मुझे ही हर जगह अपने साथ क्यों लेकर जाता था। आज हम मार्केट में गए तो वह कहने लगा, मैं अपनी पत्नी के लिए पाजेब लेना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो, मैं कैसा डिजाइन लूँ। मैं भी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए उसकी मदद करने लगा था। तभी मेरी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत पाजेब पर पड़ी थी। वह इतनी सिंपल डिजाइनदार थी, देखकर दिल खुश हो गया था। मैं बोला, ये ले लो, भाभी को बहुत पसंद आएगी। मनोज ने मेरी पसंद की पाजेब खरीद ली थी और फिर हम घर आ गए थे। आज अनन्या घर पर ही थी, पर मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि मैं आजकल इस तरह परेशान रहने लगा था कि खुश होना ही भूल गया था। अनन्या मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी और थोड़ी ही देर इधर उधर की बातें करती रही, जबकि मैं हूँ हाँ में जवाब देता रहा। फिर बोली कि संजय, आपकी दोस्ती मनोज के साथ कैसे हुई थी? मैं उसके इस सवाल पर चौंक गया था। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि जब से मेरी और अनन्या की शादी हुई थी, वह किसी न किसी तरह हर बात में मनोज को ले आती थी और मुझसे उसके बारे में सवाल पूछती रहती थी। न जाने वो मनोज में इस तरह से दिलचस्पी क्यों ले रही थी। मैं बोला, मनोज से मेरी दोस्ती 2 साल पहले हुई थी, हमारी शादी के बाद हुई थी। मेरी और उसकी दोस्ती से पहले उसके बहुत से लड़के उसी ऑफिस में उसके दोस्त थे। मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे कर दिया। अब तो वह हर वक्त मुझसे ही बातें करता है, मुझे ही हर जगह साथ लेकर जाता है। घर लेकर जाता है तो मना कर देता हूँ, क्योंकि उसकी पत्नी मुझसे पल्ला करती है और मुझे रोज रोज उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। मगर मनोज तो मेरी बात समझता ही नहीं, हर चीज में मुझसे जिद करता है। अब तो मैं उसे तंग आ गया हूँ। अनन्या जल्दी से बोली, किसी की इतनी गहरी मोहब्बत से तंग नहीं होना चाहिए। खुशनसीब वही होता है जिसको सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैंने सर हिला दिया था। आज मैंने पूरी बारीकी से अनन्या को मनोज के बारे में बताया था। तब अनन्या ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, संजय, अगर आपको कभी पता चले कि मनोज ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? अनन्या के इस सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं बोला, किस तरह का धोखा अनन्या? अनन्या बोले, निजी जिंदगी में। मेरा मतलब, अगर आपका दोस्त आपके हक पर डांका डाले तो आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो, मगर उसको मनोज आपसे छीन ले तो आप क्या करेंगे? मुझे अनन्या के इस सवाल ने बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया था। अनन्या मनोज के बहुत से पजल एक दूसरे के साथ मिला रही थी। अब उसका ये सवाल पूछना मुझे और ही पागल कर दिया था। मैं बोला, अनन्या, जो चीज़ मेरी हो गई वह कभी मुझे छोड़कर मनोज के पास नहीं जाएगी। अनन्या बोली, फिर भी अगर ऐसा कभी हुआ तो आप मनोज के साथ क्या व्यवहार करेंगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती खत्म कर लेंगे या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? मैं तो बेचैन होकर अपने पैरों को बदला था और बोला, तुम क्या फालतू सवाल लेकर बैठ गई हो? उठो, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। अनन्या इस तरह बड़ी उलझी हुई बातें कर रही थी, मगर फिर वह कुछ कहे बिना ही किचन में चली गई। मैं अपने आप में ही जलता रह गया। अब मैं चाहता था कि हर चीज, हर मामला मेरे सामने बिल्कुल बेनकाब होकर आ जाए। मेरे हाथ कोई सिरा नहीं लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस रात से पर्दा उठाने के लिए हर हद पार कर जाऊंगा। अगर उसके लिए मुझे अनन्या पर सख्ती करना पड़े तो भी पीछे नहीं हटूंगा। मगर मुझे क्या पता था कि कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोचकर बैठी है। वह मुझे खुला इशारा देना चाहती थी। हुआ कुछ यूं कि जब अगले दिन मैं ऑफिस से वापस लौटा था, ये देखकर जान निकल गई थी। अनन्या ने वही पाजेब पहनी हुई थी जो कल मनोज मेरे साथ जाकर अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। मैं उस पाजेब को देखकर दंग रह गया था। अब मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि मनोज का और अनन्या का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है। मैं बोला, अनन्या, तुमने इतनी खूबसूरत पाजेब कहाँ से ली है? ये तुम्हारे ऊपर बहुत जच रही है। मैंने जानबूझकर सरसरी अंदाज में कहा था ताकि अनन्या चौकन्नी हो जाए।
वह मुस्कुराकर बोली, संजय, जब आप ऑफिस चले जाते हैं ना तो मैं अक्सर अपनी उस दोस्त के घर जाती हूँ। उसी दोस्त ने मुझे दी है। मैंने सर हिला दिया था। अब मैं सारा मंसूबा बना लिया था। इसलिए अगले दिन जब ऑफिस गया तो मनोज से बोला कि आज मैं तुम्हारे घर ड्रिंक करने आऊँगा, अपनी पत्नी से कहो कुछ अच्छा सा बना दे। मनोज बहुत खुश हो गया और उसने जल्दी ही जाकर अपनी पत्नी को फ़ोन कर दिया था। छुट्टी होने में जब 1 घंटा रह गया तो मैंने मनोज से चोरी चुपके ऑफिस से निकल आया था। उसके घर की तरफ चल दिया था। मैंने अचानक ही दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया था। सामने का मंजर देखा तो मुझ पर कयामत ही बीत गई थी, क्योंकि वहाँ तो मेरी पत्नी अनन्या बैठी थी। अनन्या ने मुझे देखा तो थर थर काँपने लगी थी। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया, आगे बढ़ा और बोला, अनन्या, ये सब क्या है? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अनन्या रोने लगी और मेरे कदमों में आकर गिर गई। बोली, संजय, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। फिर वह कहने लगी, संजय, आप जानते तो हैं कि आपके अंकल के यहाँ 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी। दोनों हमशक्ल भी थीं और उन दोनों का रंग भी एक जैसा था। आपकी मंगनी अनन्या के साथ हो गई थी। वह भी आपको बहुत चाहती थी, मगर जब शादी की तारीख तय हो गई तो वह कुछ बेचैन सी हो गई थी। मुझे उस पर शक हुआ कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने उससे बार बार पूछा, मगर उसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई। जब शादी का दिन आया तो अनन्या घर से भाग गई। उसने एक खत लिखा जिसमें उसने बताया कि वह किसी और लड़के को पसंद करती थी, उसी के साथ भागकर जा रही है। ये सब पढ़कर तो घर वालों पर कयामत बीत गई थी। पापा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोले, अमृता, अब तुम हमारी इज्जत बचा लो। अनन्या की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं दुल्हन बन गई और आपके साथ विदा होकर आ गई। पीछे से घर वालों ने नाटक रचाया कि अमृता हार्ट अटैक से मर गई है। मैं जिंदा थी, फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे ही मार दिया। मैं तब से आज तक अनन्या बनकर आपके साथ रह रही हूँ। एक दिन मनोज मेरे घर दावत पर आया था। मैं उसे नहीं जानती थी, मगर वो मुझे अनन्या के साथ होने की वजह से पहचान गया था। घर जाकर उसने अनन्या से बात की तो अनन्या ने मुझे कॉल किया। हमारी बातचीत हुई और मनोज हर बार जबरदस्ती अपने घर लेकर जाता था, क्योंकि इस तरह मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त बिताने का टाइम मिल जाए। आप और मनोज आंगन में बैठ जाते हैं, मैं और अनन्या उसके कमरे में। फिर आपसे पहले ही मैं पिछले दरवाजे से निकलकर घर पहुंच जाया करती थी। मैं आपकी ऑफिस टाइमिंग में कभी घर से इसलिए नहीं निकलती थी, कहीं आप अचानक घर ना आ जाए। घर जाते तो मुझसे पूछते थे, तुम कहाँ गई थी? तो मैं आपको क्या जवाब देती? जिस दिन आपने अनन्या के घर जाना होता था वो मुझे फ़ोन करके आपसे पहले ही बुला लिया करती थी। इस तरह आपको कभी पता ही नहीं हुआ। इतनी देर में अनन्या भी किचन से निकलकर बाहर आ गई थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी थी। वह बोली, मुझे माफ़ कर दो संजय, मैं मनोज से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत किसी और से करती और रहती आपके साथ तो ये बहुत बड़ा पाप होता। और बचपन से ही मैं आपके साथ खेलती और कूदती, आपके साथ भाई वाली फीलिंग थी और मैं आपके साथ हर बात शेयर करती थी। तभी मेरे पापा ने ये फैसला किया कि मैंने तुम्हारी शादी संजय के साथ तय की है। मैं उसी दिन आपको सब कुछ बता देना चाहती थी कि मैं मनोज को चाहती हूँ, लेकिन अचानक ही संजय मेरे घर पर आकर आपने मुझे चौंका कर रख दिया था कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं बचपन से ही। पर मैं आपसे क्या बताती, क्योंकि मैं तो मनोज को चाहती थी। आपके लिए मेरे दिल में सिर्फ सम्मान और इज्जत थी, इसलिए मैं घर से भाग गई। आपको अमृता की शक्ल में मुझसे अच्छी पत्नी मिल गई। प्लीज मेरे किए की सजा उसे मत दीजिएगा। मैं अमृता का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले आया था। मैंने मनोज के साथ बोलचाल बंद कर दी थी, जबकि अमृता हर रोज मुझे समझाने की कोशिश करती और वह चाहती कि मैं मनोज और अनन्या के साथ सुलह कर लूं, मगर मैं अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा हूं। आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मनोज और अनन्या को माफ कर देना चाहिए या उनसे हर रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए? क्योंकि मैं तो अनन्या को बचपन से ही दिल और जान दोनों से ही चाहता था, पर मुझे क्या मालूम था ये मेरा एक तरफा प्यार है। अब आप लोग मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपनी पत्नी अमृता से प्यार तो बहुत है, लेकिन अनन्या समझकर मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हार गया हूँ और मनोज जीत गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।